दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मेघराज और हाजिर हूं आपके लिए जनरल नॉलेज के पूरे 20 क्वेश्चंस लेकर जो आपके लिए आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। दोस्तों आपने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाया हुआ है, जो भी आपने एम बनाया हुआ है, जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाइए और निश्चित रूप से एक दिन आप उस लक्ष्य को ज़रूर पा लेंगे। तो आइए इसी के साथ जान लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? और इसके लिए ऑप्शंस हैं ए लक्षद्वीप, बी वेनिस, सी कोचीन या फिर डी सूरत। इनमें से हमें बताना है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोचीन, जिसे वर्तमान में कोच्चि के नाम से हम जानते हैं। अरब सागर की रानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 14वीं शताब्दी में पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कोचीन और इसीलिए इसको अरब सागर की रानी हम कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? ऑप्शन ए है सिकंदर, बी है सेल्यूकस, सी है फिलिप या फिर डी है डेरियस। इनमें से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, हमें वह बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डेरियस। दोस्तों जो डेरियस था वह फारसी राजा था और इसने 1518 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और वह पहला विदेशी आक्रमणकारी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? सिंपल और इजी क्वेश्चन है, केवल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। ऑप्शन ए है पाणिनि, बी है आर कलाम, सी है कपिल या फिर डी है पतंजलि। इनमें से बताना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हम जानते हैं सभी, सिद्धार्थ गौतम था और उनके गुरु का नाम इस क्वेश्चन में हमें बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर कलाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन ए है हर्ष, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है कनिष्क या फिर डी है अशोक। चरक किसके राज चिकित्सक थे यह बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनिष्क। दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे और चरक महर्षि थे, चिकित्सक थे, वो इनके दरबार में रहते थे। चरक संहिता एक ग्रंथ आपने सुना होगा, मूल रूप से वैसे अग्निवेश ने उसको लिखा है, आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है चित्तौड़गढ़ और सी है झांसी और डी है सीकरी। इनमें से बताना है कि विजय स्तंभ कहाँ है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने यह विजय स्तंभ बनवाया था और क्यों बनवाया था? जब राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर विजय प्राप्त की थी तो उसके जश्न में 1448 में यह विजय स्तंभ बनवाया था। आप इसे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मार्समैन, बी है चार्ल्स ग्रांट, सी है विलियम जोन्स और डी है जॉन मार्शल। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, केवल याद रखना है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है भारत का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद हैं जो एक भाषण दिया था इन्होंने एक जगह पर, उस जगह का यहाँ पर नाम बताना है और उसके बाद वो काफी विख्यात हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे और वो जगह है ऑप्शन ए लंदन, बी पेरिस, सी शिकागो या फिर डी बर्लिन। इनमें से हमें बताना है कि वह कौन सी जगह थी जहां पर उन्होंने एक धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था और उसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिकागो। दोस्तों 11 सितंबर 1893 में शिकागो में अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने एक धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था और उनकी वहां पर पहली पंक्ति थी कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। और इन पंक्तियों के साथ उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी और जब उनका पूरा भाषण खत्म हो गया था तो उसके बाद उनको जितनी प्रसिद्धि मिली थी वो वास्तव में उल्लेखनीय थी।
और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह, बी है बारदौली सत्याग्रह, सी है नमक सत्याग्रह या फिर डी है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इनमें से बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार क्यों कहा गया था, वह उपाधि कब दी गई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बारदौली सत्याग्रह। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में गुजरात में एक किसान आंदोलन चल रहा था और उसका नेतृत्व किया था। वह आंदोलन क्यों चल रहा था? लगान वृद्धि के विरोध में वह आंदोलन चलाया जा रहा था और उसका जमकर विरोध इन्होंने किया था, उसका नेतृत्व इन्होंने किया था और उस नेतृत्व इतनी कुशलता के साथ किया था कि महात्मा गांधी ने इन पर गर्व महसूस किया और इनको सरदार की उपाधि दे दी थी। तो ये चीज आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 9, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है सच्चिदानंद सिन्हा और डी है के.एम. मुंशी। दोस्तों जब संविधान बनाया गया था तो उसको बनाने के लिए पहले एक सभा तैयार की गई थी और उस सभा का अस्थायी अध्यक्ष हमें यहाँ पर बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों जो ऑप्शन ए है बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर हैं, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। और जो ऑप्शन सी अभी यहाँ पर पूछा है सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को बैक करके दोबारा से याद रखने के लिए सुन सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है ब्रिटेन या फिर डी है स्विट्जरलैंड। इनमें से हमें बताना है कि लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्मी थी और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांस में। दोस्तों जो ये लिखित संविधान है इसकी अवधारणा तो जन्मी थी फ्रांस में, लेकिन सबसे पहले 21 जून 1788 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिखित संविधान को अपनाया था। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है। अवधारणा जो जन्मी थी, विचार जो आया था वह आया था फ्रांस में और जो लिखित संविधान अपनाया था वो अपनाया था अमेरिका ने। दोनों चीजें आप जरूर ध्यान से याद रखें। और क्वेश्चन अगला है 11, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था कि भारतीय जीवन बीमा निगम की एक आदर्श लाइन है योग क्षेमम वहाम्यहम, वो पढ़ा था हमने कल। और आज इसकी स्थापना के बारे में हमें बात करनी है। ऑप्शन ए है 1944, बी है 1947, सी है 1950 और डी है 1956। इनमें से बताना है कि LIC की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1956। अगर हम सही डेट की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप ये चीज भी जरूर ध्यान रखें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है लोहा या फिर डी है पोटाशियम। दोस्तों पृथ्वी की मुख्यतः 3 परत होती हैं। जो सबसे बाहरी परत है वह भूपर्पटी है और जो सबसे अंदर वाली परत है उसको हम क्रोड बोलते हैं और जो बीच की परत है उसको प्रवार बोलते हैं। यानी 3 परत हो गई, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। अब पूछ रहा है कि भूपर्पटी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। बाहर की परत को सियाल भी कहते हैं, SiAl। Si से सिलिका बनता है और Al से एल्यूमिनियम, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम जो बाहरी परत है भूपर्पटी उस पर पाए जाते हैं। जो बीच की परत है प्रवार जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीमा, SiMa, यानी सिलिका और मैग्नीशियम वहां पर पाया जाता है मोस्टली। और जो क्रोड है उसको बोलते हैं नीफे, NiFe, निकेल और फेरियम वहां पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये मैंने आपको पृथ्वी की 3 परतों में पाए जाने वाले तत्वों की पूरी जानकारी दे दी है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी है ताइवान, सी है तुर्की या फिर डी है जापान। इनमें से बताना है कि एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा है जिसको हम एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। और इसका सही जवाब है तुर्की। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के प्रवेश द्वार की तो मुंबई है और इसलिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया भी है।
आपने नाम सुना होगा। और एशिया के अगर पुराने नाम की बात करें यहाँ पर तो उसको हम जम्बू द्वीप कहते थे। एशिया की और भारत की बात हो गई है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14, पर्सिया किस देश का प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए है ईरान, बी है इराक, सी है मलेशिया और डी है ताइवान। इनमें से बताना है कि पर्सिया किस देश का पुराना नाम है। पहले उस देश को पर्सिया कहते थे, अब क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ईरान। दोस्तों 1935 तक ईरान को फारस कहते थे या फिर पर्सिया कहते थे, और 1935 के बाद फारस या पर्सिया को ईरान कहना शुरू कर दिया, और ईरान की राजधानी तेहरान है। आप ये चीज भी अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि नहीं गुजर सकती। ऑप्शन ए है जल से, बी है स्टील से, सी है निर्वात से और डी है वायु से। इनमें से किस में से ध्वनि नहीं गुजर सकती? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वात से। निर्वात होता क्या है? बिना हवा के, मतलब हवा ना हो उसको निर्वात बोलें। तो ध्वनि वहां से नहीं गुजर सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगें वायु के सहारे ही आगे बढ़ती हैं। अगर वायु नहीं रहेगी तो ध्वनि की तरंगें आगे नहीं जाएंगी और उनमें से ध्वनि नहीं जाएगी आगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16, आंख से किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? यानी आंखों में एकदम ज्यादा लाइट आएगी तो बंद हो जाती है। वो एक अंदर कोई चीज होती है, वो यहाँ पर बताना है। वो लाइट को कंट्रोल करती है। आप ज्यादा लाइट में जाएंगे तो, कम लाइट में जाएंगे तो वो कंट्रोल करती है। और ऑप्शन ए है रेटिना, बी है कर्निया, सी है आइरिस और डी है आई बॉल। इनमें से बताना है कि आंख का जो कौन सा भाग है जो बाहर की लाइट को कंट्रोल करता है। और इसका सही जवाब है आइरिस। इनको हम कहते हैं पुतली। अगर आप एकदम कहीं अंधेरे से, लाइट से आओ बाहर से और एक बंद कमरे में अंदर घुसे तो हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखों की पुतली फैली बाहर लाइट से सिकुड़ी होती है। और जब वो धीरे धीरे फैल जाती है तो हमें अंधेरे बंद कमरे में दिखना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। और जब हम बाहर जाते हैं तो आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। यानी जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो पुतली सिकुड़ जाती है, और जब कम प्रकाश होता है तो पुतली फैल जाती है। और इस तरह से वह नेचुरल रूप से आंखों की तरफ आने वाले प्रकाश को कंट्रोल करती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए है हीलियम, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है नाइट्रोजन। हमें ये बताना है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कई बार देखा होगा जब हम किसी जलते हुए दिए मोमबत्ती को फूंक मारते हैं तो वह बुझ जाती है। उसका यही कारण है कि हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। इसलिए आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? ऑप्शन ए है आईसीसी पुरस्कार, बी है विजडन पुरस्कार, सी है सीएट पुरस्कार और डी है सी के नायडू पुरस्कार। इनमें से बताना है कि क्रिकेट का ऑस्कर कौन से पुरस्कार को कहा जाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईसीसी पुरस्कार। दोस्तों जिस तरह से फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, उसी तरह से जो ये आईसीसी पुरस्कार है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, वह भी क्रिकेट के क्षेत्र में वर्ल्ड में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसलिए आईसीसी पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर भी कहा जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए रेफलीसिया, बी कमल, सी गुलाब या फिर डी वुल्फिया। इनमें से बताना है कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वुल्फिया। दोस्तों वुल्फिया नामक फूल है जो यूरोप और अफ्रीका में पाया जाता है, और कहीं कहीं एशिया में भी यह देखा जाता है। और आप इसमें चित्र में देख भी रहे हैं किस तरह का ये फूल है, कितना छोटा सा है, और उंगलियों पर किस तरह से कितने फूल ये रखे हुए हैं आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20, नवोदय विद्यालय में प्रवेश किस कक्षा में मिलता है? ऑप्शन ए है पहली कक्षा, बी 5वीं कक्षा, सी 6ठी कक्षा और डी 8वीं कक्षा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो अपने देश में जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं, उनमें जो फर्स्ट एडमिशन होता है बच्चे का, वो कौन सी क्लास से होता है? और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप अपने जवाब की वहां से जांच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बच्चों को प्यार देना और बड़ों को सम्मान देना अपना कर्तव्य समझें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर से आपके साथ नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, नए क्वेश्चंस के साथ रूबरू फिर से आपके साथ होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।